सर आज की जो ये वीडियो होने वाली है पीएसयू और डिफेंस स्टॉक्स के अंदर निवेश करने वाले या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करने वाले निवेशक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पीएसयू और डिफेंस का जो हाल हो चुका है यकीनन बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। और किसी ने सोचा, ख़ास तौर से अगर मैं यहाँ पर डिफेंस की अगर बात करूँ तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाई डिफेंस का इस तरह से हाल हो जाएगा, क्योंकि बजट के टाइम पर भी हम बहुत ज़्यादा इतने अच्छे बजट नहीं थे, उसके बावजूद भी हम खुश बहुत ज़्यादा थे कि भाई ठीक है इतने अच्छे बजट नहीं है लेकिन कम से कम डिफेंस सेक्टर है तो डिफेंस के साथ तो इतना बुरा नहीं होने वाला है जो हाल अभी हो चुका है। हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इन चीज़ों को लेकर कि भाई इतना बुरा गति हो सकता है इस फंड का या फिर इस तरह के सेक्टर्स का। डिफेंस की अगर मैं ख़ास तौर से बात करूँ तो दोनों के ऊपर हम डिटेल से हम बात करेंगे क्या करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा गिर चुका है, आपको मैं पूरा डिटेल्स दिखलाऊँगा। कुछ ऐसे मशहूर डिफेंस स्टॉक्स हैं जो आपके सामने मैं रखूँगा, जो बड़ी कंपनीज़ है, जो नामवर कंपनीज़ हैं, जिनके स्टॉक्स के ऊपर डिफेंस सेक्टर को नाज होता है। ऐसी कुछ कंपनीज़ हैं जिनके स्टॉक्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं और दिखलाऊंगा कि वो अपने टॉप यानी असली प्राइस से किस कदर गिर चुका है, किस तरह से नीचे आ चुका है, कितने परसेंटेज के साथ वहां पर गिरावटें हो चुकी है, वो सारा डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई अब आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको रिडीम कर देना चाहिए या फाइनली आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन हो सकता है जो आपके लिए राइट हो सकता है इस टाइम के लिए। ये सारी बातें होने वाली है तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। सर विदाउट किसी तरह की बात किए हुए मैं सबसे पहले ये समझता हूँ कि आपको मैं वो सारे स्टॉक्स यानी वो सारी कंपनीज़ मैं आपके सामने रखूँ, उन सारे कंपनीज़ के स्टॉक्स जिनके ऊपर डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा नाज रहता है और डिफेंस सेक्टर में इन कंपनियों की सबसे पहले अव्वल नंबर पर गिनती आती हैं। उनके स्टॉक्स आप देखें कि किस कदर गिर चुका है और यहाँ पर क्या हालतें हो चुकी है। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है कोचिन शिप, तो ये 40% गिर चुका है। दूसरे नंबर पे भारत डायनेमिक्स, आप देख सकते हैं बाजू में मैं लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट वगैरह। भारत डायनेमिक्स की अगर बात की जाए तो 40% ये भी गिर चुका है। गार्डन रिच की अगर बात की जाए तो 40% गिर चुका है। MTAR टेक की अगर बात की जाए तो 40% ये भी गिर चुका है। अपोलो माइक्रो की अगर बात की जाए तो 36 पॉइंट ये भी गिर चुका है, 36% ये भी गिर चुका है। BEML की अगर बात की जाए तो 35% गिर चुका है। पारस डिफेंस 33% गिर चुका है। मझगांव टॉक की अगर बात की जाए तो 32% गिर चुका है। उसके बाद मिश्रा ढाका की अगर बात की जाए तो 31% गिर चुका है। आइडिया फोर्ज की अगर बात की जाए तो 31% गिर चुका है। HAL 26% गिर चुका है। DCX सिस्टम्स की अगर बात की जाए 25% गिर चुका है। BEL की अगर बात की जाए 20% गिर चुका है। आस्त्रा माइक्रो की अगर बात की जाए तो 17% गिर चुका है। ये अपने असली प्राइस से, समझ रहे हैं ना, या अपने असली लेवल से इतना परसेंटेज में ये सारी कंपनीज और इन सारे कंपनीज के स्टॉक्स गिर चुके हैं। अब यकीनी सी बात है कि भाई अगर स्टॉक्स गिर रहे हैं तो चूंकि इक्विटी जो फंड होते हैं, जैसे अगर मैं डिफेंस फंड की बात करूं, अभी डिफेंस फंड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फंड कितना ज़्यादा गिर चुका है अपने असली प्राइस से। तो यकीनी सी बात है कि अगर स्टॉक्स गिर रहे हैं तो वहां पर म्यूचुअल फंड भी गिरेंगे ही गिरेंगे, ये राइट बात है। अब अगर मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं HDFC डिफेंस फंड की तो -12% नीचे जा चुका है। -12% का नेगेटिव रिटर्न्स ये दे चुका है। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड की अगर मैं बात करूं तो ये 20% तक ये गिर चुका है। 20% माइनस हो चुका है ये फंड अपने असली प्राइस से। उसके बाद अगर ABCL डिफेंस फंड की अगर बात की जाए तो ये 5% गिरा है। 5% क्यों गिरा है, इसके पीछे का रीज़न सर ये है कि ये फंड बाद में लॉन्च किया गया था, समझ रहे हैं ना, जिसकी वजह से ऑलरेडी बहुत सारी गिरावटें हो चुकी थी, तब जाकर ये फंड लॉन्च किया गया था। अब ज़रूरी बात ये आती है कि अब डिफेंस जो स्टॉक्स हैं, अगर डिफेंस स्टॉक्स में आप निवेशित हैं, स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक में अगर आपका प्रॉफिट बन चुका है और आपको अब लगता है कि भाई रिस्क बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब गिरावट को नहीं झेल सकते, तो आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं स्टॉक्स के अंदर से, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेशित हैं, जैसे HDFC डिफेंस फंड हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं मोतीलाल ओसवाल हो गया, ABCL डिफेंस फंड हो गया, इन जगहों पे आप निवेशित हैं अगर लंबे समय के लिए हैं, और मुझे लगता है कि लंबे समय के लिए ही होंगे, क्योंकि अभी आप सोच कर देखें कि HDFC डिफेंस फंड जो कि सबसे पुराना फंड है,
जो कि एक थीमेटिक एंड सेक्टरल फंड आप इसको बोल सकते हो। तो ये सबसे पुराना फंड है। अब इसके 1 से 1.5 साल हुए हैं, समझ रहे हैं ना। तो अभी आप 5 साल के लिए भी निवेश करे होंगे तो अभी आपके पास 3.5 साल बाकी है। या फिर मोतीलाल ओसवाल के अंदर आपने 5 साल 6 सालों के लिए निवेश किया है तो अभी आपके पास बहुत सारा 4.5 साल वगैरह तक के बाकी है। तो ये सारा लंबा समय है। तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, देखिए मैं तो सर पिछली वीडियो से काफ़ी टाइम से इसी बात को बोलते हुए आ रहा हूँ कि भाई अभी आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है, मुझे मालूम है कि आप बाद में मुझे बुरा भला भी कह सकते हो इस बात पर, या फिर आपका कमेंट भी नेगेटिव आ सकता है कि सर आप क्या बात कर रहे हो कि इतने दिनों से आप बोल रहे हो कि मतलब गिरावट हो रही है, निकलना नहीं है। सर यही मैं बोलूँगा, रीज़न ये है कि भाई हमेशा एक थीम लॉन्ग टर्म तक के अच्छा चलता रहे या रेगुलर हर साल वो अच्छा करता रहे। ऑलरेडी अगर आप बात करें डिफेंस की तो डिफेंस सेक्टर ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है, समझ रहे हैं। अब लंबे समय तक जो ये गैप जा रहा है, यकीनन इस गैप के बाद फिर से रिटर्न्स यहाँ पर बनेंगे, लेकिन फ़िलहाल के जो कंडीशन है वहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि आपको निकलना चाहिए। देखिए एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे HDFC डिफेंस फंड, इस फंड के 1.5 साल वगैरह हो चुके हैं, 1.5 साल या 1.5 साल से कुछ 1 आध महीनों ऊपर या नीचे हुए होंगे, समझ रहे हैं ना। यानी ये समझ लीजिए ना कि ये 19 मई 2023 वगैरह को ये फंड लॉन्च किया गया था, तो 19 मई 2024 को 1 साल हो जाता है। इस हिसाब किताब से आप हिसाब किताब लगा लीजिए, जो भी कम है या ज़्यादा है, लेकिन कहने का मतलब है कि 1.5 साल तो कुछ कम या ज़्यादा हो ही चुके हैं। अब पिछले 1 साल में देखें, शुरुआती के 1 साल यानी 19 मई 2023 से लेकर 1 साल की गिनती करिए तो आपको पता चलेगा कि SIP रिटर्न्स लगभग 100% से ऊपर रहे हैं इस फंड के। तो आज से आप 1 साल पीछे मत जाइए, बल्कि जब ये फ़ंड लॉन्च किया गया था उस टाइम से आप 1 साल की गिनती लीजिए, यानी 19 मई 2023 से लेकर 19 मई 2024 तक के अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि SIP रिटर्न 100% के रहे हैं, या इसके आसपास में 1 आध 2 ही परसेंट 4% कम रहे होंगे। मुझे लगता है कि 100% के रिटर्न्स रहे हैं। अब पिछले 1 साल में जिन्होंने शुरू के टाइम पे NFO के टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख रुपये या 5 लाख रुपये, समझिए उनके प्रॉफिट इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अभी जिस हिसाब से मार्केट डिफेंस सेक्टर में गिरावट हो रही है, या फिर ये कह लीजिए HDFC डिफेंस फंड जो कि 12% माइनस में आ चुका है, अगर अभी 2 महीना 4 महीना और भी माइनस चलता रहे तभी भी जाकर उसके जो प्रॉफिट है ना वही कम नहीं होंगे। तो सर यहाँ पर मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए अगर आपने 1 साल के लिए 1.5 साल के लिए 2 साल के लिए निवेश किया है तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको जल्द ही निकल जाना चाहिए, बल्कि आज ही आप रिडीम कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास, आप जान रहे हैं कि 5 साल का समय है, अगर आपने रियल में 5-6 सालों के लिए निवेश किया है, एटलीस्ट अगर ये थीमेटिक फंड है तो कम से कम 4 साल की तो हम बात करेंगे ही करेंगे कि कम से कम 4 से 5 सालों के लिए आपने निवेश किया है, तो बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इस वीडियो के बाद आप ये कहें या फिर आने वाले 1 महीना के बाद फिर यही कंडीशन रहे, 1.5 महीना के बाद यही कंडीशन रहे, तो मुझे मालूम है कि आप कह सकते हैं कि भाई तुम्ही ने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है, तो ऐसा आप कह सकते हो। लेकिन हकीकत यही है सर कि अभी आपको बने रहना चाहिए। एक बात और भी मैंने कहा था डिफेंस फंड को लेकर, इससे पहले की एक वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने कहा हुआ था कि देखिए अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे मैंने निवेश कर दिया है डिफेंस के अंदर, क्योंकि जब मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड की अगर ख़ास तौर से बात करूं तो उस टाइम पे इन्वेस्टर्स बहुत जोश में थे डिफेंस को लेकर और बहुत ज़्यादा भर भर कर पैसे निवेश कर रहे थे। तो अगर आपने भी ऐसा कर दिया है और आपको लगता है कि भाई अब रिस्क बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, गिरावटें ज़्यादा हो रही है, तो कुछ पैसे को आप शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट का मतलब ये है कि भाई कुछ पैसे आप वहाँ से निकालिए और दूसरी जगह पे निवेश आप कर दीजिए, दूसरे किसी भी कैटेगरी के फंड में जो आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से सही हो, जो ऑलरेडी आपकी पोर्टफोलियो में हो, उन फंड में आप डाल सकते हैं। ये बात मैं पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ। लेकिन मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिए। लेकिन फिर भी आपको डर लगता है तो ये कर सकते हैं, बट पूरा अगर आप रिडीम करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही होगा। इसी तरीके से अगर PSU की अगर मैं बात करूँ तो PSU भी अभी ज़्यादा
कुछ ज़्यादा ही बुरा चल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप बने ही रहें, क्योंकि यहाँ पर बने रहने में ही फ़ायदा है। देखिए, पीएसयू और डिफेंस में एक बात समझने वाली है कि काफ़ी लंबे समय तक ये गिरावट तो हो ही रही है, लेकिन ये भारी गिरावट होने का एक और भी रीज़न है कि ऑलरेडी जिन्होंने पहले निवेश करके रखा हुआ था वो बहुत सारे अपने पैसे को निकाल भी रहे हैं। इस बात को आप समझिए, इस गिरावट के डर से बहुत सारे निवेशक अपने पैसे को निकाल रहे हैं, और इसलिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा जो गिरावट हो रही थी वो कुछ ज़्यादा ही लेवल के साथ गिरावट होने लगी। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, वीडियो के लास्ट में एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, जो बात मैं कभी कहना चाहता नहीं था और न उसके ऊपर मैं अभी बात करना चाहता हूँ, ना आगे बात करना चाहूँगा। बहुत सारे रीज़न है। देखिए, हर किसी के अपने पर्सनल रीज़न होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं बात करना चाहता है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे मैटर पे बात ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पर्सनल कुछ रीज़न होते हैं। आज मैं इस बात को ओपन बोल रहा हूँ। देखिए, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड जो है वो खुद मेरी पोर्टफोलियो में है सर। आपको मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस बात को कभी अपनी पोर्टफोलियो के लेकर मैं बिल्कुल कोई बात करना ही नहीं चाहता हूँ और आगे भी नहीं करना चाहूँगा। रीज़न ये है, बहुत सारे लोग अपनी पोर्टफोलियो दिखलाते हैं, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं क्यों नहीं करना चाहता हूँ ये मेरा पर्सनल रीज़न है, पर्सनल मैटर है, जिसकी वजह से मैं इस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आप लोगों की सिर्फ तसल्ली के लिए मैं इस चीज़ को बता दिया हूँ, और जो मैं आपको बताया हूँ बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूँ, बिल्कुल रियल बोल रहा हूँ, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड के अंदर मेरी खुद की एसआईपी चल रही है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मैंने एसआईपी कब स्टार्ट किया था, मालूम है? जब बहुत सारे लोग यहाँ पर एसआईपी कर रहे थे उस टाइम पे मैंने नहीं निवेश किया। जब बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी थी तब जाकर मैंने यहाँ पर एसआईपी स्टार्ट किया था। और आज की डेट में मेरे भी पोर्टफोलियो में क्या कहते हैं कि मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड रेड में ही नज़र आ रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, मेरा यकीन करना। मैं क्या दुख सुनाऊँ मैं आपको दुख सुनाने के लिए कुछ है नहीं, समझ रहे हैं ना? क्योंकि मैं भी जानता हूँ आप लोग, मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ? रीज़न ये है कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं। अभी मनी राम जी का अभी भी कमेंट आया हुआ है, मैंने उस कमेंट को देखा है, लेकिन अभी मैं उस कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूँ और मुझे लगता है कि ये वीडियो उनके लिए अच्छा खासा रिप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? लेकिन बाकी आप लोग जब कमेंट करते हैं तो उस पर मैं जानने की कोशिश करता हूँ, छानबीन करने की कोशिश करता हूँ, ढूंढने की कोशिश करता हूँ क्या क्या रीज़न है, क्या क्या मैटर हो सकते हैं। और आप लोगों के चक्कर में जब ढूंढता हूँ तो मुझे भी उन जानकारी को पाकर तसल्ली मिल जाती है, और इसीलिए मैं भी बना हुआ हूँ और आगे भी मैं बना हुआ रहूँगा। मुझे घबराहट नहीं हो रही है। देखिए, मैं इस चीज़ को बोल दिया हूँ, लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा था, अगर दिल से मैं बताऊँ तो, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा ना, मैं अपनी पोर्टफोलियो को लेकर न पहले किसी तरह की बात करना पसंद किया, ना अभी कर रहा हूं, न आगे भी किसी तरह की बात करना पसंद करूंगा। उसके पर्सनल रीज़न है मेरे साथ, समझ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ये चाहता ही नहीं हूं। लेकिन हकीकत बता रहा हूं कि ये मेरी भी पोर्टफोलियो में है। अब बताइए मैं उसको क्या करूं? तो मैं वही करने वाला हूं जो मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पूरी तरह से इस बात पे यकीन है कि ये 6 महीना हो, साल भर हो, जब तक चल रहा है चलने देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं बने ही रहूँगा। और दूसरी बात, एक बात ये भी है कि मैंने आपको बराबर एक चीज़ कही है कि देखिए, आपको 10 से 15% ही आपको थीमेटिक फंड के अंदर निवेश करना चाहिए। तो इस बात का मैंने पूरी तरह से ख्याल रखा है, इसलिए मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने इस बात का ख्याल रखा है कि मैं अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ही वहाँ पर निवेश किया हूँ, समझ रहे? वहाँ पर अगर गिरावट और भी होगी ना 6 महीना, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो फाइनली मुझे लगता है कि वीडियो में अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो ऑफ कोर्स इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा और बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दे, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। कल भी मैंने लमसम वगैरह को लेकर वहाँ पर आपको मैसेज डाला हुआ था कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक अगर मार्केट का सिचुएशन यही रहा तो आपको लमसम करना है गिरावट के हिसाब से। तो वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ बताते रहता हूँ, अपडेट करते रहता हूँ। टेलीग्राम भी है, उसके बाद ट्विटर वगैरह है, और भी दूसरी चीज़ें हैं, सेकेंड चैनल है। उन सारी चीज़ को आप जाकर देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सारा लिंक जहाँ जहाँ पे चाहें आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।